एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। कृषि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करें AWES के अंदर जो TGT है, विज्ञान है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी बताया है, जो लास्ट वाली हमने क्लास ली थी जिसमें सिलेबस डिस्कशन हमने किया था और आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अंदर में आपका जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन्हीं टॉपिक्स के बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं ज़रा फर्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे सिलेबस के अंदर में जो एक टॉपिक है मैटर इन आर सराउंडिंग, जो पदार्थ हैं उनके बारे में हम ज़रा डिस्कस करेंगे। तो लिखते हैं ज़रा टॉपिक का नाम और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लास जो है वो मैं कोशिश ये करूँगी कि बाइलिंगुअल रखूँ, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से तो भी आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी मदद कर दूंगी। तो चलते हैं ज़रा टॉपिक की तरफ। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैटर इन आर सराउंडिंग, मैटर इन आर सराउंडिंग, नाम तो सुना ही होगा आपने, या फिर केवल आप मैटर भी लिख सकते हैं। ये चैप्टर का नाम है जो आपको NCERT के अंदर में आपको मिल जाएगा, या फिर आपके चैप्टर का नाम केवल मैटर आप लिखकर पदार्थ केवल कर सकते हैं। ठीक, लिखते हैं जरा। ये हो गया आपका मैटर, पदार्थ, करेक्ट है। अब चूंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जितनी भी चीज़ें आपको, चाहे मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए पहले बेसिक समझना पड़ेगा। करेक्ट है। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो डे बाय डे हम देखते हैं, चाहे सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लोहा भी देख रहे हैं, लकड़ी भी देख रहे हैं, पानी भी देख रहे हैं। तो अलग अलग पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं, इस बात से भी आप डिनाई नहीं करेंगे। जैसे अगर आपने देखा, अगर आपने लकड़ी देखी वो ठोस अवस्था में दिख रहा है, पानी देखा तरल अवस्था में आपको दिख रहा है, गैस जो है मान लीजिए कि LPG गैस है, दिख नहीं रही लेकिन स्मेल आ रही है उसकी। DO जो है वो आपको दिख नहीं रहा कि कहाँ पर आपने स्प्रे किया हो, लेकिन उसकी जो स्मेल है वो आपको आ रही है। रूम में एयर फ्रेशनर है, वो आपने छिड़का, उसकी जो स्मेल है वो आपको रूम में पता चल रही है। तो ये जो अलग अलग तरीके के जो पदार्थ हैं उनके गुण भी अलग अलग हैं और उनको पाया भी अलग अलग अवस्था में जाता है। तो चलते ज़रा इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और इनमें एक पॉइंट ये भी है कि हमें ये पॉइंट भी साफ साफ समझ में आता है कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जगह घेरती हैं। ये पॉइंट भी हमें साफ साफ समझ में आता होगा। करेक्ट है, क्लियर है ये? हेलो एवरीवन। बच्चा, जो भी बच्चे हैं ना ऑनलाइन होंगे वो रिप्लाई ज़रूर करिएगा, रिप्लाई के ज़रूर करिएगा, साथ के साथ में बने रहेंगे। ठीक, अच्छा तो लिखेंगे ज़रा, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। चीज़ों को देखते हैं, इसमें आप कहीं भी डिनाई नहीं करेंगे। अब जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो मैंने बताया लकड़ी अगर आपने देखी, तो लकड़ी जिस जगह पर रखोगे कुछ आसान घेरेगा कि नहीं घेरेगा, क्या उसका कोई भार होगा कि नहीं होगा। तो उसी हिसाब से लिखेंगे कि सभी चीज़ें कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं और कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। सभी चीज़ें कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं और इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। मैं अभी आपको बताऊंगी कि द्रव्यमान में, जिसको हम इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो अगर इंग्लिश में अगर हम इसको बोलेंगे कि वी आर एबल टू सी लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग इन आवर सराउंडिंग एंड दीज ऑब्जेक्ट्स दे डू हैव देयर, they will occupy some space as well as they do have their mass। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आता है कि जो भी मैटर हमारे आसपास में दिखता है वो आपको, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। जितने भी मैटर या पदार्थ आपको आसपास दिखते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरती हैं और साथ के साथ इनका कोई ना कोई मास यानी द्रव्यमान होता है। मास में और वेट में क्या अंतर होता है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगी जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल अभी हम यहाँ पर ये पॉइंट समझ सकते हैं कि भैया देखो ऐसा है, वेट इज इक्वल टू होता है mg और उसी के अंदर जो होगा वो आपका मास लगा हुआ होता है। यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन जब मैं यूनिट और डायमेंशन आपके साथ डिस्कस करूंगी तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। जरा यहाँ देखेंगे,
ये देखो ज़रा साइड में बता देती हूँ आपको। ये होता है बेटा वेट, वेट यानी भार होता है, तो भार इज इक्वल टू होता है mg। ये क्या होता है? द्रव्यमान। और ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो भार हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अगर, और इस g की जो वैल्यू होती है जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगर अकेला होगा यानी गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं लगा तो वो आपके पास द्रव्यमान हो जाएगा, और अगर द्रव्यमान में आपने गुरुत्वाकर्षण बल अगर लग गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो वो आपका भार हो जाएगा। ये एक अंतर होता है वेट में और आपका द्रव्यमान में। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी जब मैं आपसे यूनिट और डायमेंशन के बारे में पढ़ाऊंगी। हाल फिलहाल इतना बस यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। करेक्ट है। अब आगे की तरफ जरा चलते हैं, थोड़ा आगे बात करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने आसपास बहुत सारी चीज देखते हैं, उसमें से कुछ चीजें जगह घेरती हैं, जिस जगह रखोगे कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और इनका अपना द्रव्यमान भी होगा। इसका मतलब है हर पदार्थ के अपने अपने गुण भी होंगे। जैसे मैंने आपको बताया पानी का एक अपना गुण है कि पानी को जिस बर्तन में आप रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। अग्री करते हैं आप इस बात से? गैस के साथ में भी है, गैस भी ऐसा ही होगा कि उसको जिस शेप में, जिस बर्तन में आप रखेंगे उतना स्पेस वो ऑक्युपाई तो कर ही लेगा। क्यों? क्योंकि वो फैल जाता है। तो अभी हम देखेंगे ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे क्या गुण हैं कि गैस जो है वो बहुत आसानी से फैल जाती है। इतनी आसानी से लिक्विड नहीं फैलेगा जितनी आसानी से जो है आपका गैस फैल जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। करेक्ट है। अच्छा, द्रव्यमान होता है जो चीजें जगह घेरती हैं, भार होता है, उनको हम जनरली हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे जरा, पदार्थों का जो विभाजन है, यहां पर अगर हम देखेंगे जरा, जनरली पदार्थों के विभाजन में पदार्थ 3 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। यहां पर चलेंगे जरा, ये हो जाएगा फर्स्ट, बच्चा हो जाएगा सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं ठोस। ये हो जाएगा लिक्विड, और जिसको बोलेंगे तरल। यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास? गैस। करेक्ट है। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, अभी हम देखेंगे तो उनको हम फ्लूइड बोलते हैं, लिक्विड और गैस दोनों को मिला के। तो अगर यहाँ पर फ्लूइड लिखना होगा तो मैं यहाँ पर लिक्विड और गैस दोनों को बोलूंगी। और चौथी स्टेट आजकल कौन सी वाली स्टेट आ गई है? प्लाज्मा वाली स्टेट आ गई है, तो वो यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठोस के अंदर में जनरली अगर देखा जाए, ये मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा इनका स्ट्रक्चर। पहले ओवरऑल, पहले बेसिक्स के बारे में बात करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बच्चे यहाँ पर देखोगे इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो है ना, ये बहुत कॉम्पैक्ट है। दिख रहा है क्या आपको? यानी कि यहाँ पर स्पेस जो है ना बहुत कम सा है। दिख रहा है आपको? बहुत चिपके चिपके से हैं। जितने भी मेटल होते हैं, मेटल जो होंगे, जो धातु हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और उनके स्ट्रक्चर में, और जनरली मैक्सिमम जितने भी मेटल हैं वो सब कौन से स्टेट में आप पाए जाते हैं? सॉलिड वाले स्टेट में, एक्सेप्शंस को छोड़ के। उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के जब हीट चैप्टर पढ़ाऊंगी तब भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी कि कैसे जो है हीट आपका ठोस के अंदर में कैसे जाएगा, लिक्विड के अंदर कैसे जाएगा, गैस के अंदर कैसे जाएगा। पहले उसके स्ट्रक्चर को अगर हम समझ लेते हैं हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। यानी कुल मिला के हमें यहाँ समझना है इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ना के बराबर है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ आता है। जब हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे, तरल के बारे में, इधर लिक्विड जो है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर भी आपको स्पेस ये इस तरीके से दिख जाएंगे। अब इसीलिए पानी को किसी भी बर्तन में अगर आप रखिए तो पानी जो है उसी बर्तन का जो शेप है वो कहीं ना कहीं ले लेगा। जब हम गैस के बारे में बात करेंगे, भैया डीओ जो है आपने छिड़का, पूरे कमरे में डीओ जो है वो अपने आप स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। जितना स्पेस होगा उतने में वो फैल जाएगा, यानी कि पूरी कोशिश करेगा। क्यों? इंटरमोलिकुलर स्पेसेस सबसे ज़्यादा किस में है? गैस में। सबसे कम किस में? ठोस यानी सॉलिड में। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हमने डिस्कस किया कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों का जो विभेजन किया हमने, भौतिक आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, अगर हम देखेंगे तो भौतिक आधार पर पदार्थों का, पदार्थ का जो आप भौतिक आधार पर यहाँ पर लिख देती हूँ,
भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन बेसिस ऑफ, हाँ, भौतिक आधार पर, यानी कि फिजिकली अगर आप देखोगे तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आप भौतिक आधार पर यानी फिजिकल बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। केमिकली वो एक अलग बात है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि अभी हमने देखा, ठोस के ना बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहली बात, क्या ठोस के अंदर में क्या इनका निश्चित आकार होता है क्या, जरा चलेंगे और इनके बारे में वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो लिखते हैं जरा इनकी क्लासिफिकेशंस और इनकी जो प्रॉपर्टीज है पहले वो लिखते हैं। पहले ठोस के लिए प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर आपका जो है लिक्विड के लिए और फिर आपका गैस के लिए जरा हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे और फिर उसके बाद ही हम बात करते हैं। तो लिखते हैं जरा यहाँ पर, ये आपके पास में हो गया ठोस यानी कि सॉलिड के बारे में हमने बात करी। तो चलते हैं ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। तो चूंकि हम ऑलरेडी इनका स्ट्रक्चर तो हम समझ ही चुके हैं कि भैया देखो ऐसा है, स्ट्रक्चर तो हमें साफ साफ समझ में आ गया था। इनका ये क्लोजली कॉम्पैक्ट थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत थी नहीं। अब ज़रा चलते हैं ज़रा इनके स्पेस, वो इनके जो पॉइंटर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि ठोस का जो आकार होगा वो कहीं ना कहीं एक निश्चित आकार होगा? ये मानते हैं क्या? जैसे पानी को अलग अलग बर्तन में डाला, उसका शेप ले लिया, लेकिन ये वाली जो सुविधा है या इस तरीके के जो वो फीचर्स होंगे वो आपको ठोस में नहीं मिलेगा, यानी एक निश्चित आकार होगा। करेक्ट है? तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा जरा, इसका निश्चित आकार होगा, निश्चित आकार। करेक्ट है, निश्चित आकार होगा। क्या निश्चित यानी कि डेफिनेट शेप हो जाएगा, निश्चित आयतन होगा। यहां पर आपका जो शेप है यानी कि ये आपके पास में डेफिनेट शेप हो जाएगा। फिर निश्चित आयतन होगा, निश्चित आयतन यानी कि आपका जो वॉल्यूम है वो ऐसा आपके पास में हो जाएगा। आयतन या वॉल्यूम के बारे में एक कंफर्म होगा। साथ के साथ कोई बहाव नहीं होगा, यानी जिस तरीके से आप गैस में और लिक्विड में आप देखते हैं कि बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लोट हो जाते हैं, उस तरीके से कोई बहाव नहीं होगा, कोई बहाव नहीं होगा। ठीक। इसके अलावा अगर हम चलते ज़रा नेक्स्ट कुछ और पॉइंटर के बारे में बात करेंगे। इनके अणुओं के बीच में जो लगने वाला जो बल होगा ना इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के अंदर में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो लगेंगे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लगेगा। क्यों? क्योंकि जो इनके अणु जो है वो बहुत पास पास में है। तो लिखेंगे इनमें अनेक अणुओं के बीच लगने वाला, इनमें अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, अणुओं के बीच में जो लगने वाला जो बल है आकर्षण बल, यानी कि इसको हम अंतरावृत जल जो है यहां पर बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं। बल, लगने वाला जो आकर्षण बल है यह इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये लिखेंगे अत्यधिक होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्या आपको शेप से समझ में आ जाएगा क्या भाई? बिल्कुल शेप से समझ में आ जाएगा। इसका जो हमने स्ट्रक्चर देखा, इनके जो अणु है बहुत पास पास में, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा।
इसीलिए इनके अणु आपस में चिपके रहते हैं। इसीलिए इनके अणु आपस में चिपके रहते हैं। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो निश्चित आकार का हो गया, डेफिनेट शेप हो गया, फिर आपका डेफिनेट वॉल्यूम हो गया, फिर कोई बहाव नहीं होगा, यानी कि चूंकि स्ट्रक्चर कैसा है आपका, सॉलिड अच्छा खासा ठोस है, तो कोई बहाव नहीं होगा। इनमें अनेक अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सबसे ज्यादा होगा, और इनके अणु जो है वो आपस में इसी वजह से चिपके होते हैं। इसके अलावा इनका जो घनत्व होगा वो बहुत ज्यादा होगा, वो भी पॉइंट लिखेंगे। इनका घनत्व यानी डेंसिटी, इनका घनत्व यानी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। करेक्ट है, वो वाला पॉइंट भी समझ में आता है कि हाँ भाई इनका जो डेंसिटी होगा या घनत्व होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्या इनको आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो? भैया देखो ऐसा है, लिक्विड को भी अगर आप देखोगे फिर भी कर सकते हैं, गैस को और ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, बट इनको नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, इनका जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो आपको सामने दिख रहा है, तो लिखेंगे इनको दबाया नहीं जा सकता है, अनलेस अंटिल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर आपने ना लगा दिया हो या उसको तोड़ ना दिया हो। इनको दबाया नहीं जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये हो गया आपके पास में, निश्चित आकार हो गया, शेप हो गया, निश्चित आयतन हो गया, वॉल्यूम, कोई बहाव नहीं होगा, ये सारी चीजें हमने देख ली। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और इनको दबाया नहीं जा सकता। अब इनके उदाहरण में आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं? उदाहरण में यहां लिखेंगे, उदाहरण में अब आप देखो कोई भी ठोस आप ले लो, चाहे आपने ईंट ले लिया, चाहे आपने पत्थर ले लिया, और इसके अलावा लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, तो यहां लिखेंगे पत्थर, लोहा, लकड़ी। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको। तो इनके साथ में डेफिनेट शेप भी है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है, और कहीं ना कहीं घनत्व भी अच्छा खासा है, और इनको दबाया नहीं जा सकता। ये सारी चीजें हमने कहाँ से समझ ली? ठोस से हमने समझ ली। करेक्ट है, और जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने अभी आपको बताया इनके जो अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, बहुत पास पास हो जाएंगे। करेक्ट है। अब हम बात करते हैं जरा द्रव के बारे में, यानी कि जो लिक्विड है उसके बारे में जरा हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा था, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलेंगे, जरा नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, द्रव के बारे में बात करते हैं, यानी कि लिक्विड के बारे में बात करेंगे। ये हो गया लिक्विड, है ना? तो इनके बारे में जरा हम बात करेंगे। तो द्रव में अगर आप देखोगे, लिक्विड का जो स्ट्रक्चर था, जो मैंने अभी आपको बनाया के दिखाया था आपको, जरा वो देखते हैं। जरा इनका जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको बना के दिखाया कि भाई देखो ऐसा है। सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इनके पास काफ़ी अच्छे खासे हो जाएंगे, इसीलिए ये आपका जो द्रव है वो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। और अलग अलग बर्तन में अगर आप डालते हैं द्रव को, तो वो अलग अलग शेप धारण कर लेंगे। तो लिखेंगे जरा, इनमें अंतरणाविक जो बल होगा, इनमें यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आपके पास इनमें ठोस के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो लिखेंगे जरा, बल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठोस से कम होगा। क्यों? क्योंकि इनके जो, अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी बहुत दूर दूर है, ठोस के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये उनसे कम हो जाएगा। इसका निश्चित आयतन होता है, वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, इसका निश्चित आयतन होता है, पानी लेते हो, पानी में भार होता है कि नहीं होता है? अगर आपने देखा होगा, निश्चित आयतन होगा कि नहीं होगा एक तरीके से। तो लिखेंगे जरा, निश्चित आयतन होता है,
वो एक अलग बात है, जिस भी बर्तन में आप डालोगे वो आपको मिल जाएगा, लेकिन निश्चित आयतन तो निश्चित ही हो जाएगा। क्या इनका भार होगा? बिल्कुल। क्या इनका आकार निश्चित होगा? वो नहीं हो सकता। इनका आकार, शेप निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में डाले जाएंगे उसी बर्तन का जो शेप है वो ऑक्युपाई कर लेते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। जिस बर्तन में आप डालेंगे, जिस बर्तन में डाला जाएगा उसका आकार ले लेंगे। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। उसका आकार ले लेंगे। इसके बाद अगर हम और चलते हैं जरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहाव होता है? हाँ भाई बिल्कुल होगा, तो लिखेंगे जरा। अच्छा, ये आसानी से बह जाते हैं, ये आसानी से बह जाते हैं। ये पॉइंट भी हमें समझ में आता है। क्या इनको कंप्रेस कर सकते हैं? भाई सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता, इनको फिर भी थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे गैस को बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, जो डीओ वाला होता है उसके अंदर काफी अच्छी खासी गैस भरी हुई होती है, आपने देखा होगा, है ना। तो इनको बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ कुछ पॉइंटर आप लिख सकते हैं कि इनको ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। तो लिखेंगे इनको ज्यादा दबाया, ये पॉइंट हमें समझ में आ गया कि इनको ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। अब आप बात करते हैं जरा घनत्व के लिए, यानी डेंसिटी के लिए। सॉलिड के कंपैरिजन में तो थोड़ा कम होगा, तो वो पॉइंट लिखेंगे जरा। इनका घनत्व ठोस की अपेक्षा में कम होता है। इनका घनत्व यानी डेंसिटी ठोस की अपेक्षा में तो ये पॉइंट भी हमने साफ साफ देख लिया। इनका आकार शेप निश्चित होता है, जिस बर्तन में डाला जाएगा उसका आकार ले लेंगे, आसानी से बह जाते हैं, ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है, इनका घनत्व या डेंसिटी ठोस की अपेक्षा में कम हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंटर हैं जो हमने अभी यहाँ पर देख लिया। इसके अलावा जरा चलेंगे, इसमें आपके पास क्या क्या चीजें आ जाएगा। जैसे तेल के आपने अलग अलग बर्तन देखे होंगे, फिर इसके बाद से पानी के लिए भी, दूध के लिए भी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेगा, पानी, तेल और दूध। तो उदाहरण जरा हम लिखेंगे, इनके उदाहरण होंगे पानी, तेल के अलग अलग बर्तन आपने देखा होगा, पानी हो गया और दूध हो गया, मिल्क। करेक्ट है, तो ये पॉइंट भी हमें साफ साफ समझ में आ गया होगा। करेक्ट है। तो अब द्रव के बाद से, लिक्विड के बाद से अब हम चलते हैं जरा गैस की तरफ, जरा चलेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं जरा गैस के लिए। ठीक, अब गैस के अंदर में अगर आप इंटरमोलिकुलर स्पेसेस अगर इनका बनाएंगे, एक तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे, दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो कहाँ पर हो जाएगा? वो इनके पास में हो जाएगा। ठीक, तो जरा लिखेंगे जरा, इनमें अंतरणार्विक जो बल है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इनमें जो अंतरणार्विक जो बल हो जाएगा उनके बारे में हम बात करेंगे। बल बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा वो आपके पास सॉलिड के अंदर। हाँ अच्छा, एक चीज और समझिएगा, एक होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस हो गया, और एक होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो अगर चूंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर है,
अगर पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा वो बहुत कम वो हो पाएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इतना रहा नहीं। लेकिन अगर आपको से कोई पूछे कि एक बात बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हो जाएंगे सबसे ज्यादा किस में होगा, गैस में होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं आप कि सबसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा, लिखेंगे जरा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा गैस में होगा। इसीलिए इतनी आसानी से वो सब जगह पर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जो कि अभी हम इसीलिए आसानी से वो हो जाएंगे, फैल जाएंगे। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा वो आपके पास सबसे कम होगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी मैं अगली वाले उस पर करूंगी तो तीनों के कंपैरिजन में ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करा दूंगी। तो लिखेंगे जरा, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका आकार, अब देखो ये जो है अभी हम डिस्कस करें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित के बारे में बात करें। शेप, क्योंकि शेप का तो कुछ पता नहीं है। शेप का कुछ पता क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे आपने स्प्रे किया यहां से हो गया, यहां थोड़ी देर और फैल गया और फैल गया, तो हम इसको निश्चित तो कर ही नहीं सकते हैं। इनका आकार, शेप और आयतन कितना होगा ये भी नहीं पता है। वॉल्यूम जो है वो आपके पास आयतन अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी, यानी इसको भी आप श्योरिटी से आप नहीं बोल सकते हो कि कितना हो पाएगा। इसके अलावा इनका घनत्व बहुत ही कम होगा। इनका घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इनका घनत्व, डेंसिटी बहुत ही कम होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इनका घनत्व जो यानी डेंसिटी होगा बहुत कम होगा। क्या इनको कंप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कंप्रेस कर सकते हैं। इवन सबसे ज्यादा इनको कंप्रेस कर सकते हैं। गैस में सिलेंडर वाला जो गैस होता है आपने देखा होगा, उस पर लिखा होता है 14.2 या 14.7 या 15.2 लिखा होता है, कंप्रेस करके डाला है। जो डीओ है उसके अंदर कई बार आप देखोगे, आप स्प्रे करते हो बहुत सारी गैस निकल के आती, तो इसको बहुत आसानी से दबाया जा सकता है। तो लिखेंगे इनको आसानी से दबाया जा सकता है। क्यों दबाया जा सकता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा है, इसी वजह से दबाया जा सकता है। तो इनको आसानी से दबाया जा सकता है। ये हो गया। तो इनको हमने क्या कर दिया, आसानी से दबाया जा सकता है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलेंगे जरा। ये क्या ये आसानी से बह जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो अगर अंतर आणविक बल जो है वो बहुत कम लगा तो जो जहां मर्जी आए वहां पर ये उड़ जाएंगे, या फिर यहां से एक जगह से आसानी से फ्लोट कर जाएंगे। तो लिखेंगे ये आसानी से बह जाते हैं। ये आसानी से बह जाते हैं। अब इनके उदाहरण में आप क्या लिखेंगे? जितनी भी गैसेस हैं वो आप सारे लिख सकते हैं। उदाहरण में आपके पास हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। करेक्ट है। तो जो गैस होगा वो बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर वो हो जाएगा। अब हम चलते हैं जरा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई एक बात बताओ, क्या इनकी जो अवस्थाएं हैं क्या उनको हम बदल सकते हैं? क्या भाई बिल्कुल बदल सकते हैं। आप अगर सॉलिड है, पानी के लिए अगर आप बात करोगे, जरा उनके बारे में अगर हम बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा जरा, कुछ कुछ पॉइंटर्स है जो मुझे आपके साथ बात करनी है। और अब यहाँ से आपका जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ। क्यों? इसके बाद में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो यहाँ से आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखोगे ज़रा, जो अभी हमने देखा था इसको ध्यान से देखना। सॉलिड के अंदर में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, यानी जो जगह है इन दोनों के बीच, अणुओं के बीच जो जगह है वो सबसे ज़्यादा कम है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा। तो यहां लिख देती हूं साइड में, यहां लिखूंगी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा
अब नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूलर स्पेस यानी अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है यानी अणुओं के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम है। करेक्ट है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं इसके अंदर मीडियोकर हो जाएगा। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, यहां पर लिख दूंगी मैं, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। इसीलिए आसानी से रूम में अगर आप डीओ अगर सबसे कम, इसीलिए रूम में बहुत आसानी से आप स्प्रे करोगे ना तो पूरे रूम में आपका जो गैस है वो फैल जाएगा। वो इसी वजह से, क्यों? आपस में जोड़ के नहीं रखा है। इसको ऐसे समझना है, जिस परिवार में लोगों को जोड़ के नहीं रखते हैं, रिलेशन या फिर बहुत ज्यादा क्लोजली कहीं ना कहीं एक होता है ना, मोरल वैल्यूज बहुत ज्यादा नहीं होती है, उनको टूटने में बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। एक जनरल एग्जाम्पल बता रही हूं मैं। तो यहां पर एक समझ सकते हैं कि गैस में चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा कि भैया ये तो बड़ा दूर दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहा नहीं, तो आसानी से अगर मैं स्प्रे करूंगी पूरे कमरे में फैल जाएगा। एलपीजी गैस में क्या होता है, जरा सा गैस जो है लीक हो रही होती है कहीं से, पूरे थोड़ी देर में दिख तो नहीं रहा है कि गैस है, लेकिन स्मेल जरूर आ जाती है, पता लगता है यार गैस तो लीक हो रही है। आ रहे समझ में? तो ये सारी चीजें तो ध्यान रखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। लेकिन अगर ये पूछ लेता अणुओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी, वो इसमें हो जाएगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, गैस में। अब मुझे लगता है इन सारी चीजों के बारे में जरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ठोस का हमने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लिक्विड भी हमने देख लिया। गैस में जब हम देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि भैया देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा है। लेकिन एक चीज और हमें समझ में आ गई, इसका शेप और आयतन अनिश्चित होगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। शेप कुछ भी हो सकता है और आयतन भी कुछ भी होगा, लेकिन डेंसिटी या घनत्व जो होगा वो बहुत कम होगा, ठोस में सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या इसको आसानी से दबा सकते हैं? हाँ, गैस उसमें डीओ के अंदर में बहुत सारी गैस भरी हुई होती है, वो हम कर सकते हैं। ठीक, यहां तक तो ये पॉइंटर हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं जरा आगे की तरफ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, एक बात बताओ कि पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। पानी है, पानी को अगर आप देखोगे, पानी को अगर आपने फ्रीज कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। स्टेट कौन सा हो जाएगा, ठोस का। फिर पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल कर दिया, तो बॉईल करने पर वो क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो लिखेंगे जरा नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थों की भौतिक अवस्था बदली जा सकती है। अगर ये स्टेटमेंट आपको बोला जाए, पहला स्टेटमेंट, पदार्थों की भौतिक अवस्था, फिजिकल जो है, फिजिकल अपीयरेंस जो है वो चेंज की जा सकती है। भौतिक अवस्था क्या इसके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, बदली जा सकती है। पदार्थों की भौतिक अवस्था बदली यहां पर हो गया। तो पदार्थों की भौतिक अवस्था जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब ठोस को गर्म करके अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखता है ठोस को, यानी अगर सॉलिड है उसको आपने गर्म किया। मान लो एक एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं कि आपने आइस लिया, आइस को आपने गर्म कर दिया, तो क्या वो द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा क्या? हाँ भैया, चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट तो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, क्या ये भी हो सकता है कि द्रव को अगर आपने गर्म की तो क्या ये गैस की अवस्था पे आ सकता है क्या? क्या आपने गर्म किया तो क्या ये गैस की अवस्था में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है भाई, अब एक काम और करते हैं जरा, यहां पर इसी को ही हम रिवर्स करने की कोशिश भी करते हैं। तो जरा देखेंगे, क्या गैस को ठंडा करने पर, यहां पर गैस को ठंडा करने पर, कूल करने पर, क्या वो द्रव की अवस्था ले सकता है क्या? गैस था, आपने चाय का पतीला लिया, चाय बना रहे हो आप, उसमें पानी उबल रहा था, आपने ऊपर एक ढक्कन लगाया, जो भाप थी वो वहां पर गई, और उसके बाद गैस जो है वो आपने बंद कर दिया। जैसे आप ठंडा होगा वो सरफेस, जब आप वो हटाते हो, आप पानी की ड्रॉपलेट्स आप उस पर पाते हो, यानी वो गैस था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ठंडा करने के बाद से वो किस में कन्वर्ट हो गया, द्रव में कन्वर्ट हो गया। तो लिखेंगे
ठंडा करने के बाद से वो कौन सी अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा। करेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है आपने ठंडा या कूल करने पर, ये कौन सी परिस्थिति आ गई आपकी, गैस से द्रव में आ गए। करेक्ट है। अब एक काम और करते हैं, द्रव को अगर हम ठंडा करेंगे, लिक्विड को अगर आपने फ्रीज कर दिया, फिर से लिक्विड को आपने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, फ्रीज कर दिया, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये सॉलिड या ठोस वाली अवस्था में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। एग्जाम्पल, पानी वाले एग्जाम्पल से आप आराम से समझ सकते हैं। करेक्ट है। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए बर्फ। बर्फ गर्म करके आप इसमें किस में आ जाएगा, पानी। फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ देख रहे होंगे, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बर्फ को पानी में बदला, पानी को अगर गर्म कर दिया तो किस में बदल गया, भाप में बदल गया। सेम उसी तरीके से अब यहाँ पर ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर भाप किस में कन्वर्ट हुआ, पानी में, और पानी को जब ठंडा करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में। आई होप समझ में आ गया होगा, उदाहरण बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। करेक्ट है। अब हम चलते हैं जरा आगे की तरफ, जरा हम बढ़ेंगे। अगर आपसे ये बोल दिया जाए नेक्स्ट पॉइंट, अगर पदार्थों के कणों के अभिलाक्षिक गुण के बारे में अगर आपसे बात करूं कि भैया एक बात बताओ, तापमान बढ़ने से कणों की गति जो है क्या वो तेज होती है क्या? क्योंकि कणों के बीच जो है गतिज ऊर्जा जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है, जरा ये आपको बताना है जरा। तो यहाँ पर अगर हम चलेंगे, जरा डिस्कस करेंगे, बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे हैं जो मुझे डिस्कस करना है ना। तो जो तापमान बढ़ने से क्या कणुओं के, जो अभी मैंने बोला आपसे कि अणुओं के जो बीच की जो दूरी होगी, है ना, कि जो निरंतर गति करेंगे, तो कई बार अगर आप लिक्विड स्टेट को अगर आप देखो, पानी को अगर आप देखते हो, तो पानी को अगर मैं गर्म करूंगी तो आपने देखा होगा धीरे धीरे वो बॉयल होता है। उनके जो अणु होंगे उनके बीच के जो स्पीड है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ सा जाएगा, और एक टाइम पर जो पानी बिल्कुल स्थिर था वो बॉयल होता हुआ सा रहेगा। कई बार दूध को गर्म करते हैं तो आप देखोगे जब तक देख रहे होते तब तक दूध नहीं गिरता, जैसे इधर से उधर हम कहीं घूमने गए या टहल रहे हैं वैसे ही तुरंत दूध जो है वो नीचे की साइड में आ जाएगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि जब हम इनको गर्म करेंगे तो अणुओं के बीच की जो गति होगी, पदार्थ के जो कण हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो गति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा जो है वो आ जाएगा। इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। करेक्ट है। तो लिखेंगे जरा पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, जो गुण हैं जरा उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो लिखेंगे जरा पदार्थ के कणों में, लिखेंगे जरा के कणों के जो भी अभिलाक्षिक जो गुण होंगे जरा उनके बारे में बात करेंगे। अभिलाक्षणिक, क्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे, पदार्थ के कण निरंतर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गति करते हैं, और यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से, लिखेंगे जरा तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने से, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, कणों की गति तेज हो जाती है, और धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं गतिज ऊर्जा आ जाएगा, तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि कणों की ये हो गया। तो तापमान बढ़ने से कणों की जो गति है वो तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी बढ़ जाएगी। करेक्ट है। इसके बाद अगर हम चलेंगे जरा नेक्स्ट पॉइंट कि पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होगा, लिक्विड के अंदर थोड़ा ज़्यादा होगा, और गैस के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये पॉइंट तो हमने देख लिया था। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं
तो कहीं ना कहीं ये जो रिक्त स्थान में ये समावेश हो जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपने चीनी को पानी में घोला, घुलता जा रहा है घुलता जा रहा है, वो जो रिक्त स्थान थे, जो खाली जगह था, उसमें वो घुलता हुआ गया। एक पॉइंट आने के बाद से जब वो रिक्त स्थान भर जाते हैं, उनके रिक्त स्थान भरने के बाद मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। एक टाइम ऐसा आता है चीनी घुलने से मना कर देता है, तो वो अभी मैं डिस्कस करूंगी आपसे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो मैं अभी आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। तो जरा लिखेंगे फर्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान रिक्त स्थान होता है। यानी यहां पर आप ये चीज समझ सकते हैं कि ये पॉइंट कैसे समझ में आ सकता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में, लिक्विड के बारे में अगर हमने देखा था, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। स्पेशली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिक्विड और गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं, करेक्ट है। तो जरा देखेंगे कि अब इनमें बेसिकली हम लिक्विड के बारे में हम बात करें, लिक्विड और गैस के बीच में कणों के बीच रिक्त स्थान होगा। स्पेशली यहां पर लिख देती हूँ, स्पेशली लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस। ठीक, मान लो अगर आपके पास ये पानी है, ये क्या है, पानी। अब आपने क्या किया, इस पानी के अंदर में सेम ऐसे ही बनाना पड़ेगा। यहां पर अगर आप चलेंगे तो ध्यान से समझिएगा जरा, पानी के अंदर आपने चीनी और नमक मिलाना शुरू कर दिया, तो ये जो रिक्त स्थान थे, उन रिक्त स्थानों पर ये आ गए। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं, तो एक तरीके के पदार्थ के कण दूसरे तरीके के पदार्थ के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है, वो समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है पदार्थ के कणों में पर्याप्त जो है कहीं ना कहीं रिक्त स्थान होता है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया था, वो आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो चीज़ है ना, एक पॉइंट डिस्कस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है, आप चीनी, नमक, पानी घोल तो रहे हैं, लेकिन घोलते गए और उतने ही पानी में आपने ज़्यादा चीनी डाली, तो वो घुलने से मना कर देगा। वो आप देखोगे नीचे की साइड में, बेस में वो स्टिर ही, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा ही रहेगा वो चीनी। वो मैं बात करूंगी जब मैं आपसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगी, करेक्ट है। तो ये वाला पॉइंट था जो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया हो। पानी और पानी के अंदर में ना, पानी के अंदर, ये वाला लिख देती हूँ, पानी के अंदर नमक और चीनी का घोल। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है, वो भी हमने देख लिया, ये सारा हो गया। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है जो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब दिमाग में सवाल आएगा, ये कैसे कर सकते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं, पानी की धार अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जनरली वो जो धार है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। कई बार खुराफात करने की कोशिश करते हैं, पानी वहां से गिरा, ऐसे ऐसे फिंगर करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो पानी की धार है वो आपकी टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने आकर्षण के बल से जुड़े हुए होते हैं, करेक्ट है। तो जरा चलते, जरा इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जरा, और इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। फॉर नेक्स्ट लिखेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, करेक्ट है। इसका जो एग्जाम्पल था, जो मैंने अभी आपको बताया कि पानी की धार वाला, अगर आप देखेंगे तो पानी के नल को खोलेंगे तो पानी की धार उंगली से तोड़ने की कोशिश करेंगे, धार टूट जाएगी नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी हुई होती है।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और इसका मतलब है कि इनके बीच में आकर्षण बल जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपका जुड़ा हुआ होगा। तो आप लिख लीजिए, उदाहरण में आप लीजिए, नल से निकलते हुए पानी की धार, लिख लो, उदाहरण लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नल के पानी से निकलती हुई धार को अगर तोड़ने की कोशिश करें, अगर तोड़ने की कोशिश करें तो नहीं टूटेगा। यानी जरा सा आप हिलाएंगे लेकिन फिर से वो सेफ उसी वाले शेप में ही आ जाएगा, है ना। तो आप ये चीज समझ सकते हैं, नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। ये क्या करेगा, जो पानी की धार है वो आपके पास क्या हो जाएगा, जुड़ा हुआ रहेगा। और दूसरा, जब हमने देखा, पानी के कण एक दूसरे को आकर्षण बल से जोड़े हुए रहते हैं। पानी के कण एक दूसरे को जो पानी के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षण बल से जोड़े रहते हैं, जोड़े रहते हैं। ये तो हमें कहीं ना कहीं साफ साफ समझ में आता ही आता। वो एक अलग बात है, ठोस के अंदर में आपका सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा। ठीक, अब हम चलते हैं ज़रा कुछ और चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे ज़रा। नेक्स्ट आता है कि अगर आपसे ये बात कर ली जाए, हाँ, अगर आपसे ना एक दो तीन क्वेश्चन ज़रा हैं वो हम बात करेंगे। ठोस के लिए हमने ये डिस्कस किया था कि भाई जो शेप होगा वो डेफिनेट होगा। अगर मैं ये बताऊं कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बल लगाने से जो रबर बैंड है उसका जो आकार है वो आपका बदलेगा, लेकिन अगर वो बल हटा लिया जाए तो वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट जाएगा, करेक्ट है। दूसरा, हमारे पास ठोस पदार्थों में के अंदर में जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस क्या होते हैं, वो सबसे कम होते हैं। वो हमने पॉइंट देख लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद से अगर हम देखेंगे ज़रा, नेक्स्ट है कि शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थ है और ये क्रिस्टल के आकार में वहीं पर ही रहेगा। ठीक, तो हमने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तापमान में अगर हम परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमने देख लिया था कि तापमान में परिवर्तन करने से क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। अब मैं अगर आपसे बात करूं ज़रा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनके बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें और कुछ पॉइंटर लिखना चाहें तो ज़रा उनके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो एक काम करते हैं, ज़रा पानी के एग्जाम्पल से हम लेंगे और उसके बाद से फिर हम आगे की तरफ ज़रा बढ़ेंगे। तो चलते हैं, ज़रा इनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपने देखा होगा, ये है पानी। एक बर्तन लिया, उसके अंदर में आपने पानी ले लिया। अब आपने क्या किया, फ्लेम देना शुरू किया। ये कौन सा स्टेट है आपका, ये आपका जो स्टेट है लिक्विड स्टेट है। द्रव वाली स्टेट है। अब आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने फ्लेम देना शुरू कर दिया। फ्लेम देना शुरू कर दिया यानी ये गर्म होने लग गया। अब आप जब हीट देने लग जाओगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो इवापोरेशन तो हो ही रहा है ना। तो ये जो लिक्विड था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, करेक्ट है। तो एक होता है इवापोरेशन, यानी कि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक होता है बॉयल करना। तो पानी के साथ क्या होगा, ये पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका भाप बन जाएगा, जो कि गैस में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, बर्फ बन जाएगा, जो कि ठोस में आ जाएगा। ये भी पॉइंट हमने पढ़ लिया था, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी।
तो यहाँ पर नया क्या पढ़ा, नया पढ़ा 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ हो जाएगा और ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन जाएगा। अब 2-3 चीजें जो आपने देखी होगी अपने आसपास में या सराउंडिंग में, क्या देखा होगा आपने, अगर मैं जैसे अगर आपने देखा होगा ठंड के टाइम पर जो चाय हम पीते हैं, ठंड के टाइम पर जो हम चाय पीते हैं, आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद अगर हम उसको, चाय जो है ना, अगर हम गरम गरम पी लिया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर अगर आप रखोगे, वातावरण से जो एनर्जी होगी ना उसको लेके, ये क्या हीट को लेके, बेसिकली हीट को लेकर वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। मतलब ठंडियों के अंदर में बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है कि वो आपका जो चाय है वो ठंडी पड़ जाती है। होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताना बच्चा, है ना। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, गर्मियों के टाइम पे जैसे आप फ्रीजर से आप आइस निकालते हो और आपने बाहर के टेम्परेचर पर आप लेकर आए, वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो बहुत जल्दी वो मेल्ट हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है, ज़रा जल्दी बताना बच्चा। होता है ना, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब है जो बर्फ़ है, जब वो आपका ठोस से आपका लिक्विड स्टेट में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, पिघल रहा है। बर्फ़, आइसक्रीम खाने हम जाते हैं, आइसक्रीम वाले के पास में आप देखोगे एक फ्रीज़र होता है, उस फ्रीज़र में से वो आइसक्रीम निकालता है, तब तक वो सॉलिड शेप में, और जैसे हवा, वातावरण, गर्मी के टाइम पर अगर आप बाहर में अगर आप टहल रहे हो, थोड़ी देर में वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है, पिघलना शुरू हो जाएगा। करेक्ट है। तो ज़रा चलते हैं, ज़रा एक बारी हम ये पॉइंट भी लिखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ज़रा, मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर लिखेंगे ज़रा, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो होता होगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मेल्ट कर जाते होंगे। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, गलनांक। गलनांक, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट समझ में आया। तो आगे चलेंगे, जरा हम मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक के बारे में बात करेंगे। जिस तापमान पर, यानी कि जो कोई भी जो भी आपका टेम्परेचर है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव्य बन जाएगा। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया कि जो पानी था, पानी बर्फ था, और जैसे आपने गर्मी के टाइम पर बर्फ को बाहर निकाला, एक पॉइंट ऐसा आएगा वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आइसक्रीम था, आइसक्रीम फ्रीजर के अंदर रखा हुआ था, आइसक्रीम वाले के पास गए आइसक्रीम खाने गर्मी के टाइम रात को, तो आपने देखा कि फ्रीजर के अंदर में उसने आइसक्रीम रख रखी है, तब तक वो ठोस है, यानी सॉलिड शेप में। जैसे उसको हम बाहर निकालते हैं और अच्छी खासी गर्मी बढ़ रही है बाहर, धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगेगा। तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट होता होगा जिस पर जाकर वो मेल्ट करेगा। उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। गलने लग जाएगा, करेक्ट है। तो लिखेंगे जरा, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर, जिस तापमान पर, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर, यहाँ पर जिस तापमान पर कोई भी ठोस पिघल कर, अब मान लीजिए बर्फ ही है, वो पिघल कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में। पिघल कर द्रव बनता है, द्रव बनता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आपको साफ साफ समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी समझा दिए, 2 सिनेरियो समझा दिए। फ्रीजर से आपने आइस निकाल लिया, बर्फ वाले के पास से आइसक्रीम जो था थोड़ी देर बाद मेल्ट होने लग जाएगा। अब बर्फ का जो गलनांक है वो 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए इसको 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के लेते हैं। लिखेंगे जरा, बर्फ का गलनांक, बर्फ का बर्फ का जो गलनांक है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। अब वो एक अलग बात है, अब हम डिस्कस करेंगे कि केल्विन क्या होता है, या फिर आपके पास में 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं जरा संगलन की गुप्त ऊष्मा। इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो होता क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब मतलब जो एयर के अंदर में जो प्रेशर होता है, तो उसके गलनांक द्रव में बदलने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसे हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों में अधिक ऊर्जा रहेगी। अब कुल मिला के देखो होता क्या, मैंने भी आपको बताया, जो बर्फ है वो पिघलेगी कैसे, तो वातावरण की जो ऊष्मा है ना उसको वो लेगी, और वो जो बर्फ है धीरे धीरे पिघल के पानी में चला जाएगा।
पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। चाय जो होती है वो जो गरम गरम चाय लेकर आते हैं, थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाती है। ठंड में, विंटर्स में और जल्दी ठंडी होगी, गर्मी में थोड़ा और टाइम लेगी। तो ये भी क्या करती है, वातावरण से जो एनर्जी है वो उसको लेगी। जब मैं हीट चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, हीट हमेशा ट्रांसफर होगा, गर्म से ठंडे की तरफ जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना आप। वो मैं जब हीट चैप्टर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको अभी बताऊंगी। अभी हाल फिलहाल ये वाला पॉइंट आपको समझना था। आगे चलेंगे, जरा हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया एक बात बताओ जरा, हम बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जरा, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर स्टेट चेंज हो जा रहा है। यानी कि मान लो पानी था, पानी आपके पास द्रव वाली अवस्था में था, आपने गर्म कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो पानी भाप में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बोलेंगे हम इसको। लिखेंगे जरा, क्वथनांक। करेक्ट है। तो इसके बारे में क्या क्या पॉइंटर लिखेंगे जरा, लिख सकते हैं, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लग जाए, और इसके अलावा जैसा मैंने अभी आपको बताया था ये आपका उसमें कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो लिखेंगे जरा कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लग जाए, वह तापमान जिस पर उसे क्वथनांक कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था लिक्विड, ये पानी के लिए आपको बताया था, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाएगा, आपका इवापोरेट हो जाएगा और यहाँ पर बॉयल हो जाएगा एक तरीके से। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका था लिक्विड में यानी द्रव अवस्था, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। और यहाँ पर बर्फ यानी ठोस अवस्था में ये चेंज हो जाएगा, और ये किस में था, लिक्विड यानी द्रव में। ये पॉइंट तो बच्चा सबको समझ में आ रहा है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करोगे, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, अवस्था कौन सी होगी, ठोस। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने बॉईल कर दिया, अवस्था कौन सी हो जाएगी, गैस। पहले किस में था, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में। मुझे लगता है यहाँ से आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। करेक्ट है, क्लियर हो जाएगा। अब हम एक बात और चीज अगर हम करना चाहते हैं, जरा नेक्स्ट अब चलूंगी, जरा थोड़ा बहुत डिस्कशन आपसे करेंगे हम। हाँ, एक पॉइंट और आता है कि जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच को तोड़ती है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। कुल मिला के हाल फिलहाल इतना समझ सकते हो आप कि देखो, ये समझना है कि भैया पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो गया, बर्फ बन जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होकर गैस हो जाएगा। इसमें ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए। अब मैं चलती हूँ, जरा आपसे ना कुछ बात करूंगी, मैं सब्लिमेशन के बारे में बात करूंगी। कई बार ऐसा होता है, आपने कपूर को देखा होगा कि कपूर जो है वो ठोस अवस्था में, जब उसको जलाया जाएगा तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में नहीं जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं उदरपातन। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको हम उदरपातन बोलेंगे। तो लिखेंगे जरा, उदरपातन यानी सब्लिमेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जरा, सब्लिमेशन, उदरपातन। करेक्ट है। तो जरा इनके बारे में लिखेंगे, जरा उदरपातन के बारे में पॉइंटर्स लिख लेंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, जो द्रव अवस्था में परिवर्तित
हुए बिना ठोस से यहाँ पर अगर आप देखें, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस यानी सॉलिड से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उनको हम क्या बोले, कपूर का मैंने बताया ठोस अवस्था से लिक्विड भी नहीं जाएगा, ठोस से वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को ही हम सब्लिमेशन या फिर उदरपातन हम बोलते हैं। करेक्ट है। उदाहरण थोड़ा सा कपूर, जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल, कैम्फर, कैम्फर यानी कि कपूर हो जाएगा। आगे समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये आपके पास हो जाएगा कपूर यानी कि कैम्फर। तो आप कपूर या कैम्फर ले लीजिए, अमोनियम क्लोराइड इसका चूर्ण बनाकर चीनी की प्याली में आप डाल देंगे तो भी आप इस तरीके के टेस्ट को आप कर सकते हैं। करेक्ट है। अब चलते हैं जरा, कई बार अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन है, जरा मैं वो भी आपसे पूछ लेती हूँ और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जरा बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, जरा वो मुझे आंसर बताइएगा। दाब परिवर्तन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मान लीजिए प्रेशर जो है अगर आप डालते हैं सॉलिड पे, लिक्विड पे या गैस पे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। ऐसा भी हो जाता है। तो लिखेंगे जरा यहाँ पर, दाब परिवर्तन पर प्रभाव, एक पॉइंट लिखिएगा, दाब परिवर्तन पर, दाब परिवर्तन पर प्रभाव, यानी कि अगर आपने जो है प्रेशर को अगर आपने बढ़ाते हुए चले गए या प्रेशर को चेंज कर लिया तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता होगा। तो लिखेंगे यदि हम तापमान घटाने पर, यदि हम तापमान घटाने पर, तापमान आप क्या करते जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं लो करते हुए चले जा रहे हो, घटाते हुए चले जा रहे हो। सिलेंडर में गैस लेकर, सिलेंडर में गैस लेकर करते हैं, सिलेंडर में आपने गैस ले लिया और उसके बाद आपने क्या करना शुरू कर दिया? संपीड़ित करना शुरू कर दिया। अगर आपने संपीड़ित करना शुरू कर दिया तो कणों में के बीच की दूरी, तो कणों के तो जितने भी कण होंगे, कण के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कम हो जाएगी और गैस, दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगा। गैस द्रव में बदल जाएगा। करेक्ट है। तो यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में जो गैस होगा संपीड़ित करते हैं तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अगर दूरी कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। तो दाब बढ़ाना प्लस तापमान घटाना, तो ये क्या हो जाएगा? गैस का द्रव्य बदलना। तो लिखेंगे जरा, दाब बढ़ाना, प्रेशर को आप बढ़ा रहे हो, दाब बढ़ाना, प्रेशर को इंक्रीज करना। फिर आएगा तापमान घटाना, टेम्परेचर डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या हो गया? दाब आपने बढ़ा दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर को आपने डिक्रीज कर दिया। तो गैस को द्रव में बदलना, गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस को द्रव में
बदलना। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो दाब बढ़ाना, दाब आप बढ़ा दिया, प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को घटा दिया, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड। यहाँ लिख देती हूँ, गैस कन्वर्टेड टू लिक्विड। करेक्ट है बच्चा, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो दाब परिवर्तन से अवस्था में जो परिवर्तन है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब चलते जरा, कुछ और पॉइंटर है, जरा मुझे वो भी डिस्कस करना है आपके साथ में। अच्छा, ज्यादा दाब बढ़ाने पर गैस के जो कण है वो भी नजदीक आ जाएंगे क्या? लिखते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पर, ये भी ध्यान समझिएगा। ज्यादा दाब बढ़ाने पर, ज्यादा दाब या प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर अगर आपने वो नोटिस किया होगा, जो सिलेंडर है या फिर जो वो आपका वो नहीं होता है, डीओ होता है, उसके अंदर जो गैस है, अगर आप उसको और कंप्रेस करेंगे, जो अणु हो जाएंगे वो तो उनके और पास पास में आ जाएंगे ना, तो इसीलिए वो कहना चाह रहे हैं ज़्यादा दाब बढ़ाने पर गैस के कण नज़दीक आ जाएंगे। दाब बढ़ाने पर गैस के कण नज़दीक आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे बात करेंगे जरा। नेक्स्ट आता है, अगर हम चलेंगे जरा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस को वापस गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घंटा कर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होगा। यानी ड्राई आइस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एक गुड़गांव का केस था जिसमें ड्राई आइस उनको दे दिया था और मुंह में यहाँ पर ये सब चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं जल गई थी। तो जो ड्राई आइस है, शुगर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2 के बारे में ये थोड़ा लिख लीजिएगा। सॉलिड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को लिखेंगे जरा, एक नोट पॉइंट, सॉलिड डाई ऑक्साइड, यानी कि आपके पास में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस। ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड या ड्राई आइस, यहाँ पर चलेंगे। यानी जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो ड्राई आइस है वो वापस गैसीय अवस्था में, को वापस यहाँ पर, तो वापस इसको हम क्या कर सकते हैं, गैसीय अवस्था में बदलने के लिए, गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले, बदला जा सकता है बिना गैस अवस्था में बदले। बिना गैस अवस्था में बदले आप इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। करेक्ट है। अब इसके लिए दाब को कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेयर तक करना पड़े, दाब को घटाकर, दाब को घटाना पड़ेगा। इसके लिए दाब को घटाना पड़ेगा, लिख देती हूँ, इसके लिए दाब को, दाब यानी प्रेशर, को घटाना पड़ेगा। वन एटमॉस्फेयर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब कई बार अगर आपके पास में एक ना एक वो बना देती हूँ, एक चार्ट बना देती हूँ जिसके अंदर में ये भी पॉइंट समझ में आएगा कि दाब और तापमान के प्रभाव से तीनों अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। लिखेंगे दाब और तापमान के प्रभाव से, लिखेंगे जरा, दाब और तापमान के प्रभाव से, तापमान के प्रभाव से, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन, तीनों अवस्थाओं में
में परिवर्तन। यहाँ पर तो यहाँ पर चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर changes in state of matter due to temperature and pressure, यानी कि आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से मैटर की जो 3 अवस्थाएं थी, पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं थी, उनमें क्या क्या परिवर्तन होगा, जरा उनके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने बात करी ठोस के बारे में। ये हो गया आपके पास ठोस, जिसको हमने बोला भैया सॉलिड। करेक्ट है। सॉलिड के लिए दिमाग में हमें साफ साफ समझ में आता है, पानी का हमने क्या ले लेंगे, पानी यानी जो बर्फ वाला सिचुएशन होगा वो। तो अब हम क्या करेंगे, इनका संगलन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव यानी लिक्विड। करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। लिक्विड को अगर आप चलेंगे जरा, वाष्पीकरण अगर आप करेंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट भी समझ में आता है। गैस, ये हो जाएगा वाष्पीकरण। भैया पानी को अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने बॉईल कर दिया, वो पानी की अवस्था चेंज हो जाएगी। करेक्ट है। तो ये आपके पास में हो जाएगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। गैस का अगर हम संघनन करें, कंडेंसेशन, गैस का संघनन, कंडेंसेशन, संघनन में चाय के लिए आपने पानी रखा, केटल में रखा, पानी उबल रहा था, पानी जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा था, उसके ऊपर आपने प्लेट रखी, उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स थे, वो आ गए। तो ये क्या हो गया, गैस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। संघनन करके कंडेंस करके यहाँ आ जाएगा। अब आते हैं जरा, अगर मान लीजिए ठोस से गैस में कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, उधर्वपातन। इसको क्या बोलेंगे, उधर्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। करेक्ट है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, उधर्वपातन यानी सब्लिमेशन हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर कि ठोस को हम लिक्विड में हम कब वो कन्वर्ट कर रहे हैं, ठोस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपका वो था बर्फ था, बर्फ को वो लिक्विड में कब हो जाएगा, जब वो मेल्ट हो जाएगा, तो संगलन। और साथ के साथ में द्रव को अगर लिक्विड जो है सॉलिड में कब हो जाएगा, जब जमना लग जाएगा यानी फ्रीज हो जाएगा तब। तो ये फ्रीज हो जाएगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। करेक्ट है। तो ये आपके पास में जो सॉलिड है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ जो है वो पानी में आ जाएगा जब वहां पर वो गलने लग जाएगा। करेक्ट है। अब एक पॉइंट और डिस्कस करते, जरा वाष्पीकरण के बारे में जरा हम डिस्कशन करेंगे। तो एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जो चलती है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलते हैं। दो पॉइंट है, एक होता है बॉइलिंग और एक होगा इवापोरेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी इवापोरेशन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हो रहा होता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। लिखेंगे जरा वाष्पीकरण, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जरा वाष्पीकरण। करेक्ट है। जैसे सूरज की रोशनी अगर आप देखोगे, जब मैं वाटर साइकिल आपको पढ़ाऊंगी, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, भैया सूरज है, सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो तालाब पर भी पड़ेगी, छोटे छोटे जो है वो आपका पानी के बहुत छोटे छोटे गड्ढे हैं वहां पर भी है, नदी पर भी पड़ेगा, समुद्र पर भी पड़ेगा। जरूरी नहीं कि सब 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे तभी जाके बॉयल होगा, उससे पहले भी इवापोरेशन होना शुरू हो जाएगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ऐसी सतही प्रक्रिया, लिखेंगे जरा, एक ऐसी सतही प्रक्रिया, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें हम और आगे बढ़ेंगे, जिसमें द्रव पदार्थों में, द्रव क्या हो जाएंगे, पदार्थों के अंदर में, द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे, सतह के कण क्वथनांक से नीचे
से क्वथनांक से नीचे यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी तापमान पर किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लग जाते हैं। ये डिफरेंस है भाई इवापोरेशन में और बॉइलिंग में। जरूरी बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पर, बट उससे पहले ही आपका इवापोरेशन या वाष्पीकरण आपका हो जाएगा। तो हमने बोला वाष्प बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण इवापोरेशन कहते हैं। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो आपका पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है। हर एक पदार्थ का जो लिक्विड होंगे उनका सबका अलग अलग होगा, करेक्ट है। लेकिन जरूरी नहीं आपका कि 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा तभी वो होगा। बट कई बार मैंने आपको बताया सूरज की रोशनी पड़ रही है तो तालाब में से भी पानी धीरे धीरे इवापोरेट होगा। कपड़े हमारे धीरे धीरे सूख रहे होते हैं, होता है कि नहीं होता है? उसके अंदर पानी होता है, धीरे धीरे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ज्यादा इवापोरेट होता है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इवापोरेट यानी वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। इवन सर्दियों में आपके जो होगा कपड़े देर से सूखते हैं, गर्मियों के टाइम पर कपड़े जो है वो जल्दी जल्दी सूखने लग जाते हैं। तो ये हो गया, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखोगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो करा के और उसके बाद से फिर हम जो इसका जो टॉपिक होगा उसको हम कहीं ना कहीं वाइंड अप करेंगे। तो लिखेंगे, जरा एक पॉइंट लिख लीजिए और यहीं से हम आगे जो क्लास होगा उसको ही कंटिन्यू करेंगे। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक वाष्पी को प्रभावित करने वाले कारक। इवापोरेशन के लिए ये भी बहुत फर्क पड़ता है, कुछ कुछ पॉइंटर है, जरा उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट आता है सतही क्षेत्रफल। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा, करेक्ट है। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की जो रेट हो जाएगी, रेट ऑफ इवापोरेशन विल इंक्रीज विथ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। तो जैसे जैसे आपने देखा होगा बड़ा बर्तन है उसको बॉईल कर रहे हैं तो उसमें से ज्यादा पानी निकल जाएगा। बड़ा तालाब है, समुद्र है, तो उसमें से ज्यादा पानी निकलेगा। छोटा एरिया होगा तो उस पर इवापोरेशन कम हो पाएगा। जितनी रोशनी पड़ेगी, जितना हीट उस पर पड़ेगा, वहां से आपका उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। तो एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, तापमान में वृद्धि। जितना ज्यादा आप तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा इवापोरेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की जो दर है वो कई बार घट जाती है। आपने देखा होगा बारिश के टाइम, बारिश होने से पहले ना चिपचिपाहट होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो उस टाइम पर इवापोरेशन कम हो जाएगा, लोगों को बड़ा पसीना सा ऐसे ऐसे हो रहा होता है। फिर उसके बाद वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी। ये सब हम नेक्स्ट वाली क्लास में लिखेंगे। तो लिख देती हूँ कुछ कुछ पॉइंटर। सतही क्षेत्रफल ये अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास में सतही क्षेत्रफल, ये हो गया, यानी कि आपने एरिया को बढ़ा दिया। दूसरे पॉइंट पर लिखेंगे तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, ये पॉइंट हो गया, आपने टेम्परेचर में इंक्रीज कर दिया। थर्ड वाले पॉइंट पे लिखेंगे आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। ये हो गया, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज कर देंगे तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सब नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास में इंक्रीज इन एरिया ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज इन एरिया यानी सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होगा, करेक्ट है। आर्द्रता हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी तब भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता वायु की गति। एयर अगर उस टाइम पर वो हो जाएगा, वायु की गति, स्पीड ऑफ एयर।
इस पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो ये था, ये अब अगली वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रा चलते हैं, ज़रा यहाँ पर चलेंगे, ज़रा एक बार क्विक वाइंड अप करते हैं ज़रा आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा था। बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर भाई। यहाँ पर देखो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा पदार्थ, पदार्थ होते क्या हैं वो देख लिया हमने। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, भौतिक आधार पर पदार्थ का क्या वर्गीकरण यहाँ पर होगा, वर्गीकरण, है ना। तो यहाँ पर देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करना है। फ्लूइड हम किसको बोलते हैं, लिक्विड और गैस दोनों को बोलते हैं, करेक्ट है, वो तरल बोलते हैं उसको, वो हमने देख लिया। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर यहाँ पर देखोगे ना तो सबसे ज्यादा होगा, लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस, इनके बीच की जो दूरी होगी वो सबसे कम होगी, इसीलिए यहाँ पर नोट पॉइंट लिखा है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सबसे कम होगा, लेकिन स्पेस सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। आगे फिर हमने देखा ठोस, इनके बारे में देखा, द्रव के बारे में देखा, गैस के बारे में देख लिया। उसके बाद फिर हमने देखा पदार्थों की भौतिक अवस्था बदली जा सकती है, कैसे बदल सकते हैं वो देखा। पदार्थ के कणों की अभिलाक्षित जो गुण थे वो देख लिया। पानी के अंदर नमक चीनी घोल रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप घोलते जाओ चीनी नहीं घुलेगा, तो वो मैं पढ़ाऊंगी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। आगे हमने डिस्कस किया पदार्थ के कण एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं। नल से पानी निकल रहा है, ऐसे उंगलियों से बार बार छेड़खानी हम करते हैं, पानी को छेड़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने किया, उसकी धारा जो है वो कहीं ना कहीं फिर से वापस वैसी हो जाएगी, प्लेन जैसे पहले थी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा होगा। फिर उसके बाद हमने देख लिया, ये मैंने आपको बताया कैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर लिया, सब्लिमेशन, उदरपातन, दाब परिवर्तन पर प्रभाव वो देख लिया। और इसके बाद ये हमने देखा कि भैया एक बात बताओ, सब्लिमेशन क्या होगा, कंडेंसेशन क्या होगा, इवापोरेशन क्या होगा, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो अब यहाँ से अगली वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक भी है और कहीं ना कहीं बहुत मज़ा आएगा आपको साइंस पढ़ने में, तो बहुत जम के पढ़ाई करेंगे और बेसिक से लेकर हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।